नमस्कार, कार्यक्रम रणनीति में आपका स्वागत है। मैं हूं विनोद कुमार। दर्शकों, माकपा ने यह आरोप लगाया है कि भारतीय जनता पार्टी के पीछे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है और उसका असल मकसद यह है कि भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना है। एक नई बहस शुरू कर दी है। सीपीआईएम की 13वीं राज्य स्तरीय कॉन्फ्रेंस में वो आए थे प्रकाश करात, और प्रकाश करात ने ये स्टेटमेंट दी है जिससे नए सिरे से चर्चा शुरू हो गई कि वाकई में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भारतीय जनता पार्टी मिलकर के ये जो भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं। भाजपा के पीछे आरएसएस है, ये कहा है, ये हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं, उन्होंने ये भी कहा। और ये भी उन्होंने विस्तार से कहा है कि जम्मू कश्मीर में उपराज्यपाल के पास ही सभी शक्तियां हैं, ताकतें हैं। जम्मू कश्मीर की सरकार चाहकर भी कुछ विकास कार्यक्रम आगे नहीं बढ़ा सकती है। यहाँ भाजपा की प्रदेश में सरकार है, वहाँ ऐसा ही हाल है। वहाँ पर राज्यपाल प्रदेश सरकारों के विकास के कार्यक्रमों में रुकावट पैदा करते हैं। यानी उनका कहने का मतलब था कि जहाँ पर बीजेपी की सरकारें नहीं है, वहाँ पर राज्यपाल कहीं ना कहीं बीच में हर्डल्स क्रिएट करने का प्रयत्न करते हैं। केरल, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु के प्रदेश की सरकारों के पास विकास के नाम पर कोई बजट नहीं है। केंद्र सरकार नहीं देती है बजट। जम्मू कश्मीर में लोकतंत्र पूरी तरह से खत्म हो चुका है। डेमोक्रेसी जम्मू कश्मीर में खत्म हो चुकी है। जम्मू कश्मीर में 370 में संशोधन किए जाने के बाद से ये लड़ाई यहाँ पर आवाम की, पूरे हिंदुस्तान की लड़ाई है। 370 की लड़ाई हम सब मिलकर लड़ेंगे। ये माकपा कहती है कि 370 की वापसी में उनका भी सहयोग रहेगा जो संशोधन हुआ है। मुख्यमंत्री जम्मू कश्मीर के विधानसभा चुनाव का जिक्र करते हुए करात ने कहा कि यहाँ पर चुनाव तो हुए, मुख्यमंत्री बना, लेकिन सब कुछ उपराज्यपाल मनोज कुमार सिन्हा के पास है। ये विकास कार्यक्रम खत्म हो गया है। ये सिलसिला पूरे देश में चल रहा है। यानी एक नई बहस शुरू कर दी है। माकपा ने कहा है कि 370 की लड़ाई में हम सभी को मिलकर लड़ना चाहिए। इट मीन्स सीपीआईएम भी चाहती है कि 370 वापस आना चाहिए। 370 में जो संशोधन हुआ है, 35 से रिपील हुआ है, इस पर हम चर्चा करेंगे। भाजपा से अभिजीत जसरोटिया हमारे साथ जुड़ेंगे, डॉक्टर अभिजीत जसरोट। चलिए पहले हम ये बताते हैं कि प्रकाश करात ने असल में क्या कहा है। ने कहा था कि ये कॉन्स्टिट्यूशन हमारे राष्ट्र के लिए उचित नहीं है। ये पश्चिमी देशों से के मॉडल से बनाया गया है, तो उनके लिए सेक्युलरिज्म, डेमोक्रेसी, फेडरलिज्म, ये सब कुछ चीजें मायने नहीं रखते हैं। और अभी 10 साल केंद्र में रहते हुए उन्होंने जिस तरह हमारे देश में सेक्युलरिज्म और डेमोक्रेसी पर हमला किया है और तमाम पावर केंद्र के हाथ में रखा है, और जिस तरह हमारे देश में काले कानून का इस्तेमाल किया जाता है, जो नजरबंदी कानून है, अनलॉफुल प्रिवेंशन एक्टिविटीज एक्ट, अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट, यूएपीए, और दूसरे बहुत से कानून हैं जिसमें विपक्षी पार्टियों के नेताओं को गिरफ्तार कर रहे हैं। पहले बार हमारे देश में ये हुआ लोकसभा चुनाव के पहले कि 2 चुने हुए मुख्यमंत्रियों को जेल में डाल दिया गया, झारखंड के मुख्यमंत्री और दिल्ली के मुख्यमंत्री। और हमारे देश में जो मीडिया है उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा तो अभी पूरी तरह
क्योंकि ये कॉरपोरेट मीडिया है, वो पूरी तरह मोदी और भाजपा के साथ है। लेकिन कोई भी ने बहुत संगीन आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि इनको संविधान लगता है कि वेस्टर्न कंट्री से लाया गया, इसलिए संविधान की कोई वैल्यू नहीं है। ये संगीन आरोप भारतीय जनता पार्टी पर लगाए हैं। उन्होंने कहा कि 10 साल के कार्यकाल में लोकतंत्र और सेक्युलरिज्म दोनों ही खत्म कर दिया गया है। पहले यानी लोकसभा चुनाव से पहले ठीक चुने हुए 2 मुख्यमंत्रियों को जेल में डाला गया है। झारखंड के मुख्यमंत्री और दिल्ली के मुख्यमंत्री की ये बात कर रहे हैं। बहुत सारे संगीन आरोप लगाए हैं, लेकिन चर्चा करेंगे। हमारे साथ साहिल शर्मा है, कांग्रेस से प्रवक्ता है कांग्रेस के। साहिल जी, आपका स्वागत है। ये स्टूडियो से हमारे साथ जुड़े हुए हैं डॉक्टर अभिजीत जसरोटिया जी, आपका भी स्वागत है। डॉक्टर साहब शेख बशीर साहब सीनियर लीडर हैं, बशीर साहब आपका भी स्वागत है। और राजेश गुप्ता जी विश्व हिंदू परिषद के ताजा प्रदेश अध्यक्ष बने हैं, हालांकि लंबे समय से विश्व हिंदू परिषद और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े हुए हैं। राजेश जी, आपका भी स्वागत है। और शुरुआत मुझे लगता है आप इसे करनी चाहिए। ये क्यों हो रहा है और ऐसा क्यों हो रहा है कि 2014 के बाद इस तरह के संगीन आरोप लग रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र बनाने का प्रयत्न भारतीय जनता पार्टी कर रही है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के साथ मिलकर के, और दूसरा हर मस्जिद के नीचे मंदिर की क्यों तलाश की जा रही है? ये माहौल कैसा बन रहा है? देखिए विनोद जी, सबसे पहले तो ये स्पष्ट कर दूं कि हिंदू राष्ट्र बनाने का प्रयास नहीं, भारत सदियों सदियों से हिंदू राष्ट्र है और जब तक हिंदू समाज यहाँ पर है ये सदा हिंदू राष्ट्र ही रहेगा। इस चीज को मैं बिल्कुल क्लियर कर दूं। ये एक गलत नैरेटिव गढ़ने की कोशिश की जा रही है कि हिंदू राष्ट्र बनाने की कोशिश, हिंदुस्तान इसका नाम है। हिंदू समाज, सनातन समाज यहाँ ही उत्पत्ति हुई है, यहीं रहता है, यही हिंदू राष्ट्र है। ये हिंदू राष्ट्र है इस करके बाकी सारी जो सभ्यताएं हैं, अब्राहमिक रिलीजन्स हैं, यहाँ पर पनप रहे हैं। अब्राहमिक रिलीजन यहाँ पर जितने पनप रहे हैं, इस्लाम यहाँ पर जितना पनपा है, हिंदुत्व की छत्र छाया में पनपा है, उतना तो जहां से इसकी उत्पत्ति हुई है वहां नहीं पनपा। जितने फिरके इस्लाम के भारतवर्ष में हैं, उतने फिरके वहां सऊदी अरब में भी नहीं है जी। तो इस करके हिंदू राष्ट्र है, तभी ये डेवलपमेंट है। हिंदू राष्ट्र है तो तभी ये सबका सर्वांगीण विकास हो रहा है। हिंदू राष्ट्र नहीं होता तो सबका सर्वांगीण विकास नहीं होता। पहले मैं ये बिल्कुल स्पष्ट कर दूं, भारत हिंदू राष्ट्र है, भारत हिंदू राष्ट्र रहेगा, सदा सदा के लिए रहेगा। इस चीज के लिए आप बिल्कुल अपने आप में भी क्लैरिटी रखें। और ये लोग जो बरगला रहे हैं लोगों को या इनसिक्योर करने की कोशिश कर रहे हैं एक सेक्शन ऑफ सोसाइटी को, इनके नीचे से जमीन खिसकी हुई है। ये जो आपने स्टेटमेंट सुनाई कि 2 मुख्यमंत्री को अंदर कर दिया, बाहर कर दिया, जो घोटाले करेगा, देश की अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाएगा, देश के धन संपत्ति को व्यक्तिगत कामों के लिए इस्तेमाल करेगा, स्टेट एक्सचेकर का गलत इस्तेमाल करेगा, क्या उसको भी जेल में नहीं डाला जाना चाहिए? और उसके बाद उन्हीं मुख्यमंत्रियों को, उस मुख्यमंत्री को या उस सरकार को, उस आइडियोलॉजी को वहां की जनता ने भी पूरी तरह से रिजेक्ट कर दिया है। मुझे लगता है कि उस विषय पर बहुत बड़ी डिबेट की जरूरत नहीं है। ये जिन्होंने ये स्टेटमेंट दी है वो लोग भी देश से ऑब्सोलीट हो चुके हैं। देश ने उसको रिजेक्ट कर दिया, उस आइडियोलॉजी को जी। और सिर्फ वो खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे वाली बात है, इसके अलावा कुछ। चलिए बशीर साहब, जो प्रकाश करात ने कहा है कि 2014 के बाद लोकतंत्र नहीं रहा है, सेकुलरिज्म नहीं रहा है। नंबर ले ले किसी से। जी बशीर साहब, आप अनम्यूट कीजिए, आपका म्यूट है, आप बटन दबाइए अनम्यूट का। चलिए साहिल जी, ये सवाल आपसे पूछ लेता हूं बशीर साहब का। जी बशीर साहब आपसे सवाल पूछा था।
डॉक्टर अभिजीत जसरोटिया क्या सोचते हैं? संगीन आरोप प्रकाश करात जो माकपा के बड़े नेता हैं और सीधे देखिए विनोद जी, बात इस तरह से आती है कि आज तो आप इतना समझ गए होंगे कि चाहे वो अरविंद केजरीवाल जी रहे या दूसरे, उनके पीछे कौन थे। जो बात हम बार बार कहते थे, प्रत्यक्ष को प्रमाण किया, आज आपके सामने हो गया। अब ये देश है, देश तो कानून से चलेगा, और जब कानून से चलेगा फिर वो कोई भी हो, चाहे वो मुख्यमंत्री हो, चाहे संतरी हो, चाहे कहीं का कोई हो, जो कोई भी इस देश के कानून की उल्लंघना करेगा उसके साथ वही होगा जो इस देश के कानून में मापदंड तय किए गए हैं। किसी को ये लगता है कि वो अगर मुख्यमंत्री है या कोई अगर और मंत्री है और उसको अगर इम्यूनिटी मिल जाती है इन सब चीजों से, तो यह संभव है। क्योंकि वो समय चला गया कांग्रेस वाला कि आप चाहे जो मर्जी करो, चाहे आप कश्मीरी हिंदुओं का कत्ल करो, चाहे आप किसी और तरह का उपद्रव फैलाओ, चाहे आप बीटा कराटे हो, चाहे आप यासीन मलिक हो, चाहे आप शबीर शाह हो, आपको कोई नेल्सन मंडेला कहेगा और कोई गांधी की उपाधि देगा। वो जमाना चला गया। अगर इस तरह के आप करोगे तो जेल में जक्की पीसिंग एंड पीसिंग एंड पीसिंग। और 30 साल तक इन सब पॉलिटिकल पार्टीज ने इनको अपने पीछे कुर्सियों के पीछे छुपाकर भी रखा, तो आज आपको कहां नजर आएंगे? क्योंकि देश कानून से चल रहा है। देश राहुल गांधी की मर्जी से नहीं चलेगा, ना कांग्रेस के किसी प्रधानमंत्री की मर्जी से चलेगा। इसीलिए मुझे लगता है कि आज आप देख लीजिए, जो वो भाषा बोल रहे हैं यही भाषा कांग्रेस की और यही भाषा नेशनल कॉन्फ्रेंस की, फर्क किसी में नहीं है। उनको ये लग रहा होगा कि देश का कानून या देश का संविधान कहीं से है। हमारा ये मानना है, इस देश को ये जो संविधान दिया गया वो बाबा भीमराव अंबेडकर के द्वारा दिया गया, जिसके लिए हम हमेशा तत्पर रहते हैं, और उस संविधान के लिए हम लोगों ने ही हमेशा संविधान की ये मूलभूत जो विचारधारा है उसको अगर इम्प्लीमेंट किसी ने किया तो केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी ने किया। बशीर साहब, आप मुझे सुन पा रहे हैं? बशीर साहब, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? चलिए साहिल जी, आप बता दीजिए। 10 सालों में लोकतंत्र और सेकुलरिज्म पर यह सरकार खतरा मंडरा रही है। धन्यवाद विनोद जी। सबसे पहले आपने जो यहाँ हमें बात रखने का मौका दिया, मैं सुन रहा था हमारे बड़े भाई अभिजीत जसरोटिया साहब को कि वो जिस तरह से अपनी बात रख रहे थे, तो मैं यकीन मानिए, मैं हमेशा ये बात कहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो एक सिद्धांत पे काम करती है कि झूठ बोलो, बार बार बोलो, और तब तक वो झूठ बोलते रहो जब तक वो झूठ जो है वो सच साबित ना हो जाए। देखिए, इन्होंने कहा कि ये कोई कांग्रेस का समय नहीं है जो है वो चक्की पीसिंग एक डायलॉग जो है हमारे बड़े भाई ने जो है अपने मुंह से जो वो कहा, इसी तरह का डायलॉग विनोद जी मैं आपको बताना चाहता हूं कि इसी तरह का चक्की पीसिंग वाला जो डायलॉग था ना, वो आज जो भारतीय जनता पार्टी के महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं देवेंद्र फडणवीस साहब, आपको याद होगा कि उन्होंने अजीत पवार को संबोधित करते हुए कहा था कि जैसे ही हमारी सरकार बनेगी तो अजीत दादा, वो जो सिंचाई घोटाला 70,000 करोड़ रुपए का आपने किया है, आपको चक्की पीसिंग ही जो है वो करती रहने जरूर जो है वो करनी पड़ेगी। और देखिए, संयोग देखिए कि उसी अजीत पवार के साथ सुबह पहले आपने जो है 6:30 बजे जो है वो शपथ ली, और उसके बाद उसी अजीत पवार को अपनी कैबिनेट में, आज वो आपकी कैबिनेट में जो है वो उप मुख्यमंत्री हैं। सत्ता के लिए देखिए, इनके लिए कोई सिद्धांत नहीं है, कोई हिंदू राष्ट्र नहीं है, या कोई जो बाकी चीजें नहीं है। इनको सारी चीजें तब याद आती हैं जब वो सारी चीजें जो है वो इनके मन मुताबिक जो है वो चलती है। इन्होंने यहाँ पे कहा, अरे जसरोटिया साहब सुनिए, मेरी बात सुनिए, आपके बीच में जो है वो मैं नहीं बोला हूं, आप इतने बुबला क्यों गए हैं? अभी तो जो है अभी मैंने बात करना जो है शुरू की, अभी तो आपकी झूठ की बातें जो है वो खोली। आप पहली बात में जो है वो बढ़कर जो है बात करने शुरू हो गए, क्योंकि आप भी जान रहे हैं कि आप जो है वो झूठ बोल रहे थे। जब आप झूठ बोल रहे थे और आपके झूठ को जो है मैंने सबके सामने जो है वो एक्सपोज करने का काम किया, तो आप जो है वो बर्दाश्त नहीं कर पाए, क्योंकि देखिए ना, मैं तो जो अपनी बात कर रहा था, जसरोटिया साहब सुनने का जो है वो मादा रखना चाहिए। जब आप झूठ बोलते हैं तो आपको इस बात के लिए भी तैयार होना चाहिए कि सामने जो डिबेट में बैठा हुआ है वो आपके झूठ को एक्सपोज करेगा। आपने अभी कहा कि चक्की पीसिंग की बात की, तो मैंने आपकी उसी बात पर जो है आपको ये याद दिलाया कि आपके जो इस समय के महाराष्ट्र के जो मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने जो है अजीत पवार के लिए ये कहा था कि हमारी सरकार बनते ही जो है वो चक्की पीसेंगे, लेकिन आपने सत्ता के लिए जो है वो उनके साथ समझौता किया, और जब आपने उनके साथ समझौता किया तो आज वो जो है आपकी कैबिनेट का हिस्सा है। यही तो आपको आईना दिखाने का काम करते हैं कि आप झूठों की जो है वो सिरमौर है, आपके मुंह से
जब निकलता है वो झूठ निकलता है। झूठ के बिना जो है आप कभी कुछ नहीं कह पाते। आपने अपनी बात की और जैसे ही आपका झूठ पकड़ा गया तो आपने सोचा कि मैं अपने झूठ को जो है वो किसी तरह से ढकने की कोशिश करूं, लेकिन आज वो जमाना नहीं है कि जो है आपका झूठ जो है वो इस तरह से लोगों के बीच जाएगा। आपके झूठ को जो है डंके की चोट पर जो है राजेश जी, चलिए अब राजेश जी से राजेश जी इनको बुला तो लिया, आपने आधा जवाब है वो लोगों के बीच आधा जवाब दिया। एक नया मुद्दा जो है मंदिर को तलाशने की बात, बुला तो लिए, सिरदर्द की टैबलेट इस पर आपने जवाब नहीं दिया। राजेश जी ये झूठ बोलो, साहिल जी चलिए राजेश जी जी राजेश, तो मैं कहता हूँ जब आप इनको डिबेट पे बुलाते हैं, एक तो सिरदर्द की टैबलेट सबको दीजिए करें, और एक एम्बुलेंस से गाड़ी मंगवा के रखा करें, और एक एम्बुलेंस से गाड़ी मंगवा के रखा करें, जैसे आप झूठ बोलना शुरू करते हैं आपको लगता है कि आपके झूठ को सामने राजेश जी आप जवाब दीजिए। चलिए अब तो मेडिकल कॉलेज के साथ ही है इनके लिए। राजेश जी अब देखिए साहिल जी और अभिजीत जी राजेश जी जवाब दे रहे हैं। मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप दोनों बंद कीजिए। चलिए आप चलिए राजेश जी सवाल रिपीट कीजिए। मैं यही कह रहा था कि आपने आधा जवाब दिया था। मैंने कहा था हर मस्जिद में मंदिर की तलाश क्यों है, विश्व हिंदू परिषद को या हिंदू संगठनों को, वो एक सवाल है। और इस पर शायद जी आप हर मस्जिद में मंदिर की तलाश क्यों है, भारत है ही मंदिरों की धरती, और बहुत सारी ऐसी मस्जिदें हैं जो कि अतीत में एक गलत मंशा के तहत उस समय के इस्लाम प्रस्त शासकों ने मंदिरों को ध्वस्त करके बनाई थी। जैसे जैसे जहां जहां इन बातों के सबूत आ रहे हैं वहां वहां उनकी तलाश की जा रही है, और एक कानूनी प्रक्रिया के तहत उनकी तलाश हो रही है जी। भावनात्मक तलाश भी जारी होगी, और जहां कहीं भी ऐसा लगेगा कि इस तरह से ये चीज गलत हुई थी और ऐतिहासिक दृष्टि से उसकी करेक्शन की जरूरत है, तो वो हिस्ट्री में करेक्शन भी हमें करनी पड़ेगी। अगर किसी जगह पे किसी मंदिर को ध्वस्त करके मस्जिद बनाई गई है तो उस मंदिर का पुनर्निर्माण करना समाज का कर्तव्य है। हम समाज का हिस्सा है, और एक सांस्कृतिक पुनरुत्थान भारतवर्ष का होना बहुत जरूरी है। बहुत समय तक कुछ आतताइयों ने इस तरह के कृत्य किए हैं। आज जब धर्म सम्मत शासन आया है तो वो सारी करेक्शंस होनी है, वो हो रही हैं। और मुझे ये समझ में नहीं आता कि अगर न्यायालय कहीं आदेश देता है कि इस चीज का सर्वे कर लिया जाए, ये ठीक है या गलत है, तो उस सर्वे पे भी कईयों को तकलीफ हो जाती है। राजनीतिक विचारधाराओं को भी तकलीफ होती है, धार्मिक विचारधाराओं को भी तकलीफ होती है। सही को सही कहने में क्या गलती है, सही को सही मानने में क्या गलती है। और अगर अतीत में कहीं गलतियां हुई हैं तो उन गलतियों को भी मान लेने में कोई बुराई नहीं है, उससे आदमी बड़ा बनता है। आपके माध्यम से मैं उन सभी ताकतों को, उन सभी धार्मिक समुदायों को, उन सभी राजनीतिक पार्टियों को यह कहना चाहता हूं कि अतीत की गलतियां माने, करेक्शन करें, और करेक्शन करने के कार्य में ये जो हिंदू समाज है उसको सहयोग दें। बशीर साहब आपसे बात नहीं हो पा रही है, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? बशीर साहब भी नहीं सुन पा रहे हैं। अभिजीत जी बहुत कुछ कहा है प्रकाश करात ने। उन्होंने ये भी कहा है कि जम्मू कश्मीर में लोकतंत्र खत्म हो चुका है। एक लंबे अंतराल के बाद सरकार तो बनाई, मुख्यमंत्री भी बना, नाम का मुख्यमंत्री बना, पावर्स उनको नहीं दी जा रही है। ये एक साजिश, कॉन्स्पिरेसी वर्ड का इस्तेमाल उन्होंने किया, साजिश शब्द का इस्तेमाल किया है। जी अभिजीत जी। अभिजीत जी आपको मेरी आवाज आ रही है? जी अभिजीत जी आवाज नहीं जा रही, अगर आप कहें तो ये जो है जी वो विनोद जी ऐसा है कि ये जो प्रकाश करात उनकी पार्टी है, ये जनाधार खो चुके हैं। इनका कोई जनाधार नहीं है, ना समाज में ना पार्लियामेंट में। जी जम्मू कश्मीर
टेरिटरी जो बना है और उसमें जो पावर्स वेस्ट की गई हैं वो पार्लियामेंट के द्वारा की गई हैं। जी। तो ये जो कि पार्लियामेंट है ही नहीं, कहीं पर इनकी संख्या नहीं है, इनको देश ने नकार दिया है। जब देश ने इनको नकार दिया तो उसके बाद ये भ्रम की स्थिति पैदा करने की कोशिश करते हैं। ये जी। चुनाव जम्मू कश्मीर में जो हुआ, जिस एक्ट के तहत हुआ है, जिस ढंग से हुआ है, जो पावर्स उससे पहले थी वही पावर्स आज हैं। देखिए, एक चीज बहुत अच्छी की है भारत सरकार ने और भारत की पार्लियामेंट ने, मैं ये कहूंगा सरकार ने भी नहीं, भारत की पार्लियामेंट ने की, कि कुछ अधिकार जो हैं वो इनसे केंद्र ने अपने पास रखे हैं ताकि चोर को हम ये ना कहें कि पुलिस भी तेरी है। शब्दों में कह रहा हूं जी कि जितने यहाँ पे घोटाले, नेपोटिज्म, जितना फेवरेटिज्म जम्मू कश्मीर लद्दाख में हो रहा था, उस फेवरेटिज्म पे थोड़ा अंकुश लगा है। एक कानून का शासन यहाँ पे बना है और कानून का शासन बनने के बाद थोड़ा जम्मू कश्मीर सर्वांगीण विकास की तरफ अग्रसर हुआ है। मिनॉरिटीज में थोड़ा सा कॉन्फिडेंस हुआ है। हिंदू मिनॉरिटीज जो यहाँ पे रह रही हैं, और हिंदू और अन्य मिनॉरिटीज, उनका कॉन्फिडेंस रिस्टोर हुआ है। तो इस करके जो कानून सम्मत शासन है आज वो चल रहा है। मैं चलिए अभिजीत जी, आपसे गुजारिश करूंगा कि आप भी, जब मैं पहले साहिल से गुजारिश करूंगा कि जब अभिजीत जी बोलेंगे बीच में इंटरप्ट मत कीजिए, और फिर मैं अभिजीत जी से भी कहूंगा कि आप जब साहिल जी बोलेंगे तब इंटरप्ट नहीं करेंगे। प्रकाश करात जी ने ये कहा है कि यहाँ पर लोकतंत्र नहीं है, जम्मू कश्मीर का जिक्र किया है। बड़े लंबे अंतराल के बाद सरकार बनी, मुख्यमंत्री भी बना, लेकिन वो नाम का है, पावर्स नहीं है। क्या कहेंगे अभिजीत जी? जी अभिजीत जी, यस, आवाज आ रही है आपको मेरी? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, इनके कहने से अब यहाँ की जो स्थिति है वो बदल तो जाएगी नहीं। अब पूछिए उन लोगों से, लाखों लोगों से जिन्होंने वोट डाला, क्योंकि इनके समय पर जो यहाँ पर हुआ करता था, जब कभी ये कोalition में कांग्रेस के साथ गठबंधन में रहे होंगे, तब 5,000 वोटों से मंत्री एमएलए बनते थे, 10,000 वोटों से मंत्री और 15,000 वोटों से मुख्यमंत्री बनते थे। इस बार तो जब मुख्यमंत्री या एमएलए बनने के लिए यहाँ पर लोगों को टोपी तक उतारना पड़ी, और आप समझ सकते हो परजीवी पार्टी जो दूसरों के हमेशा रक्त के ऊपर अपना गुजारा करती है, उसका क्या हाल हुआ आपके सामने देख लीजिए। बेचारों का क्या हाल हो गया। यहाँ तक कि उमर साहब ने खुद कहा कि राहुल बाबा जी यहाँ से चले जाइए, हमें भी हरवा देंगे साथ होके, क्योंकि डेमोक्रेसी को अमली जामा यहाँ पर पहनाया गया और आपके सामने ही लाखों लोगों ने वोट कर बताया कि किसका क्या होना चाहिए। वैसे बनता तो ये था कि भारतीय जनता पार्टी जो सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी यहाँ पर बनकर उभरी थी, 1.5 लाख से ज्यादा वोट थे जो नेशनल कॉन्फ्रेंस से हमने लिए थे। बनता तो ये था कि सरकार हमारी बनती, लेकिन 51-52 में जब नेहरू जी ने शेख साहब को खुश करने के लिए 1.5 दर्जन सीटें कश्मीर में ज्यादा दे दी, 1.5 लाख हमारी पॉपुलेशन ज्यादा थी, तब से बेचारे जम्मू वालों से नाइंसाफी होती आई है। इसी कारण सरकार नहीं बन पाई। लेकिन जब भी बराबरी की चीज होगी, जब हर एक चीज को सीटें बराबर हो जाएंगी, तो आने वाला समय आप देखेगा कि जिस तरह से डेमोक्रेसी को अमली जामा पहनाया गया, इस तरह से जो पुरानी भी हमारे साथ जो त्रासदियां नेहरू जी ने और शेख जी ने मिलकर जम्मू के खासकर लोगों के साथ, दोगुनों के साथ की हुई है, उससे हमें निजात जरूर, इसमें पूरी उम्मीद है हमारी। चलिए, बड़ी बात कही है उन्होंने प्रकाश करात ने कि 370 की लड़ाई में वो भी उनके साथ हैं, और ये कहा कि लोकतंत्र नहीं है जम्मू कश्मीर में, पार्स जो है सिर्फ और सिर्फ एलजी के पास। बिल्कुल, मैं आपकी बात को, मैं प्रकाश करात जी के बयान पे तो विनोद जी कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन ये तो सर्वविदित है और ये जो है वो सामने दिख भी रहा है कि जो पावर है, पावर का कंसंट्रेशन जो है वो पूरी तरह से जो है वो लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब के हाथ में है। आप देखिए कि लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब जो है, जम्मू कश्मीर में एक चुनी हुई सरकार है, एक इलेक्टेड गवर्नमेंट है, उसके होते हुए भी जो है वह मीटिंग लेते हैं, सुरक्षा के इंतजामों को लेकर मीटिंग लेते हैं, और उस मीटिंग में जो चुना हुआ मुख्यमंत्री है, उस मीटिंग में वो चुना हुआ मुख्यमंत्री नहीं होता है। और कहा जा रहा है कि यहाँ पर जो है, आज दिल्ली में जो विनोद जी आज, क्योंकि भारी विरोध के बाद आपको याद होगा कि अभी अभी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, एक्स चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जी का जो है उनका इंटरव्यू हुआ, बीबीसी के एक पत्रकार ने इंटरव्यू लिया और कड़े से कड़े जो है वो सवाल जो है उनसे किए, जिसमें उनको जवाब देते नहीं बन रहा था, जिसमें यह सवाल बिल्कुल नहीं था कि आम को जो है वो किस तरह से काट कर खाया जाता है। अब थोड़ा सा मैं जवाब दूंगा कि हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने जो कहा कि 1953 में जो है वहां की संख्या ज्यादा थी, यहाँ की संख्या कम थी। 51-52 बोला यार, एक कोई इंसान सुनता नहीं है।
आई स्वेयर, तभी मैं बोलता हूँ इनको, आप बुलाते हो तो सिरदर्द की टैबलेट दिया करो हमें बाद में, तभी मैं अवॉइड करता हूँ कि मत करवाया करो मेरी डिबेट। एक तो पता कुछ नहीं होता, ऊपर से आप इसके ऊपर जसरोटिया साहब अब ये बोलना शुरू हो गया, फिर इनके पेट में दर्द होना शुरू हो अरे जसरोटिया साहब की बात कर रहे हैं, ठीक है, ठीक है, बड़े समझदार हैं। आगे से डिबेट में आना है ना इनके साथ, मेरी 2 रिक्वायरमेंट पहले चाहिए, एक तो मुझे सिरदर्द की टैबलेट चाहिए, और एक अम्फला नहीं, अब वैसे मेडिकल कॉलेज के पास बन गया वो वाला हॉस्पिटल, उसकी गाड़ी भी यहाँ पर चाहिए, उसके बाद सीधे इनको वहाँ भेज दीजिए। लो बेल चल रहा है, चलिए दो मेरी रिक्वायरमेंट है, वरना अगली बारी मुझे इनके साथ बड़े भाई आपके मेरी 2 मांगे पूरी करें, करेंगे 2 मांगे पूरी करें, एक तो सैलॉन की टैबलेट और एक गाड़ी साइकेट्रिक हॉस्पिटल की, 2 मांगे मेरी पूरी होगी तो मैं इनके साथ जसरोटिया साहब सुनिए, चिंता मत कीजिए, आज आपको डॉक्टर जितेंद्र सिंह कुछ नहीं कहेगा। जसरोटिया साहब, आज आपको डॉक्टर जितेंद्र सिंह कुछ नहीं कहेगा, मैं उसका नाम नहीं लूंगा, आप चिंता मत कीजिए। आज आपको भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से जो है वो फटकार नहीं पड़ेगी कि कांग्रेस के प्रवक्ता से बातें सुनकर आ गए, आप चिंता मत कीजिए। जसरोटिया साहब, आज डॉक्टर जितेंद्र सिंह जो है, डॉक्टर जितेंद्र सिंह आपको कुछ नहीं कहेगा, आज डॉक्टर जितेंद्र सिंह आपको कुछ नहीं कहेगा, आज वो आपको फटकार नहीं लगाएगा कि वहां जाकर हमारे नेताओं की जो है उनकी बात सुनकर आ गए। आज आपको ये कोई कुछ नहीं कहेगा कि कांग्रेस के प्रवक्ताओं ने इतना कुछ बोल दिया और आप सही ढंग से डिफेंड नहीं कर पाए। अरे आप मुद्दों पर डिफेंड कीजिए, आप चिंता मत कीजिए, आपको डॉक्टर जितेंद्र सिंह कुछ नहीं कहेगा, मैं आपको विश्वास दिला रहा हूँ। चिंता मत कीजिए। अरे क्यों डर रहे हो, क्यों डर रहे हो, क्यों भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से डर रहे हो, नहीं लगाएगा फटकार। आपकी ये वीडियो देखने के बाद जो है आपको पक्का एप्रिसिएशन मिलेगी कि आपने बड़ा जोर से, बड़ा तरीके से जो है वो अपनी बात रखी। कोई भारतीय जनता पार्टी का नेता, कोई भारतीय जनता पार्टी का जो मंत्री है वो आपको फटकार नहीं लगाएगा कि आप जो पीडीपी से आए हुए बीजेपी में हो वो सही ढंग से जो है वो भारतीय जनता पार्टी को जो है वो डिफेंड नहीं कर पा रहे हो। आप चिंता मत कीजिए, कोई आपको कुछ नहीं बोलेगा, सुनील शर्मा आपको कुछ नहीं बोलेगा, डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी जो है वो आपको कुछ नहीं बोलेंगे, सत शर्मा आपको कुछ नहीं बोलेगा। बेशक आपका जो बैकग्राउंड है वो आप महबूबा मुफ्ती के साथ रहे हो, उस समय जो है आप जो हो उस समय जो है वो पीडीपी का जो एजेंडा था उसको सपोर्ट करते थे। आपने जो है उस समय सत्ता के मजे लूटे, आपने जो है उस समय पीडीपी के साथ जो पीडीपी के प्रवक्ता के रूप में जो आते थे तो उनकी हर पॉलिसी को जो है वो डिफेंड किया करते थे। लेकिन आज जो है उसके बाद जो है आप हर बार डिबेट में जब जो है अपना मुंह उतार के यहाँ से जाते थे तो जो आपको बीजेपी के कार्यालय में फटकार पड़ती है, आप चिंता मत कीजिए, आज आपको वो फटकार नहीं पड़ेगी। चलिए जो है आपको कुछ नहीं कहेगा, आप लोगों को रोकूंगा, लौटते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद, बने रहिए, जल्द लौटते हैं। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर स्वागत है और राजेश जी के पास चलूँगा सीधे, विश्व हिंदू परिषद के प्रदेश अध्यक्ष, लद्दाख के, जम्मू कश्मीर यूटी के। राजेश जी, सवाल ये होता है कि हम भी कहते हैं कि विश्व हिंदू परिषद की सरकार नहीं है, लेकिन भाजपा की विचारधारा और आपकी विचारधारा मेल खाती है। 10 सालों से सरकार बनी है, हमने बड़े कसीदे पढ़े कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारा कद बहुत ऊंचा हो गया है। हमने यहाँ तक भी कहा कि एक जंग, युद्ध को रुकवा करके हम अपने बच्चों को वापस लाते हैं और अपने तिरंगे के तले पाकिस्तान के बच्चे भी आ जाते हैं। लेकिन अब जो डिपोर्टेशन हुआ है यूएसए से, किस तरीके से लाया गया है, मुझे उससे भी कोई एतराज़ नहीं है, इस पर भी सियासत हो रही है। एतराज़ इस बात को लेकर के है, रोहिंग्या और बांग्लादेशी अभी भी यहाँ पे है, चिन्हित हैं, उनको कब इस तरीके से डिपोर्ट किया जाएगा? मुझे लगता है कि उनकी डिपोर्टेशन में देरी हुई है, मैं इसमें पूरी तरह से सहमत हूं। और जिस ढंग से अमेरिका ने अपने यहां से अवैध नागरिकों को वापस भेजा है, स्पेशली पंजाब और अन्य प्रांतों से, गुजरात से, कुछ शायद जम्मू कश्मीर के भी 1-2 बच्चे थे, और किस तरह से वो एजेंट्स के द्वारा एल्योर होकर के गलत तरीके से उन्होंने उन जगहों पर जाने की कोशिश की यूएसए में या अन्य मुल्कों में। तो थोड़ी सी अवेयरनेस की जरूरत है कि हमारा यूथ जो है उस तरह से किसी दूसरे मुल्क में जाने की कोशिश ना करे। और भारत क्योंकि एक शांति प्रिय और
तर्कसंगत बात करने वाला देश है, और अगर किसी ने डिपोर्ट करके हमारे नागरिकों को वापस भेजा है तो भारत ने वो स्वीकार किए हैं। यहाँ ऐसे भी देश हैं कि वो टेररिस्ट यहाँ भेजते हैं, उसके बाद हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस उनको न्यूट्रलाइज कर देती हैं, और उसके बाद भी उनसे आइडेंटिटी कार्ड भी बरामद हो जाते हैं, और उसके बाद वो मानते भी नहीं है कि ये हमारे हैं जी। तो भारत का एक अलग से एक बिल्कुल मैं समझता हूँ कि एक बड़ी बैलेंस्ड विचारधारा है उस बात के ऊपर, और हम इस तरह से अवैध रूप से किसी दूसरे के देश में जाने को इनकरेज नहीं करते, ना ही करना चाहिए। दूसरी बात, यहाँ तक रोहिंग्या बांग्लादेशियों की यहाँ पर अवैध निवास हो गए हैं जम्मू में, और उनको बाहर निकालने की बात है, उस प्रक्रिया में तेजी लाई जानी चाहिए और बहुत सख्ती के साथ उनको जल्दी से जल्दी वापस भेजना चाहिए। लेकिन एक संतोष की बात यह है कि प्रक्रिया शुरू है। आज ये सरकार उनको प्रमोट या एंडोर्स नहीं कर रही है। हमारी जो पुरानी सरकारें, और इसके बाद मैं ये भी कहूंगा कि जिन सरकारों को आप कह रहे हैं कि अधिकार कम है, राजेश जी एक मिनट के लिए आपको रोकूंगा। आप उनको क्या कहेंगे जिनको डिपोर्टेशन के नाम पर मानवता या मानव अधिकार की हननों को याद आ जाती है और वो एक भी टीका टिप्पणी नहीं करते हैं जिस तरीके से बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ हुआ है? उनको मैं तो उनकी भर्त्सना करूंगा, और मैं सार्वजनिक मंचों से भी उनकी भर्त्सना करता आया हूं कि अभी बांग्लादेश में हिंदुओं पर और माइनॉरिटीज पर जुल्म किए गए। उनका अपना राजनीतिक मतभेद है, वो राजनीतिक मतभेद भी आकर के अल्टीमेटली हिंदूज और अन्य माइनॉरिटीज पर वो निकालने की कोशिश करते हैं। और उस वक्त ये तत्कालीन जो मानवाधिकारों के पक्षधर हैं वो सब चुप करके इस तरह से बैठ जाते हैं जैसे बिल में घुस गए हों। और ये जितनी भी राजनीतिक विचारधाराएं जिनको समाज ने ऑब्सोलीट कर दिया है, जिनको समाज ने रिजेक्ट कर दिया है, जिनको वोटर्स ने रिजेक्ट कर दिया है, उस वक्त ये बिल्कुल चुप कर जाते हैं। जिस वक्त हम बात करते हैं रोहिंग्या बांग्लादेशियों को बाहर निकालने की, उस वक्त ये लोग कुकुरमुत्तों की तरह खड़े हो जाते हैं और आकर के अपने अपने जो है ज्ञान देना शुरू कर देते हैं, मानवाधिकार की बात करना शुरू कर देते हैं। मैं समझता हूं कि यही एक बड़ा रीजन है कि समाज इनको रिजेक्ट करता जा रहा है। भारत एक न्याय व्यवस्थित कानून के तहत चलता है और उसमें सबको मौका देता है। उस मौका देने की प्रक्रिया में कुछ चीजें लंबी हो रही हैं, और हम तो सरकार से, पार्लियामेंट से, हर जगह पे ये आग्रह करते हैं कि इन प्रक्रियाओं को और सुगम किया जाए। इंडियन पैनल कोड की जगह भारतीय संविधान आ गया है, कुछ चीजें और होंगी, और मैं आशा करता हूं कि ये जो इनके अवैध प्रवास को वापस भेजने की प्रक्रिया है बहुत तेजी के साथ ये शुरू हो और जल्दी से जल्दी इनको बाहर भेजा। चलिए अभिजीत जी, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, आप बीच में नहीं बोलेंगे, फिर आपको भी पूरा समय दिया जाएगा, लेकिन पहले मैं साहिल जी के देखिए विनोद जी, सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर अभी राजेश जी ने जिससे ध्यान आकर्षित किया है, मैं उस पर 2 मिनट जरूर दूंगा, उसके बाद इनको बोले जो बोलना बोल लें। नहीं कैसे बोले? देखिए सबसे पहले आपसे कोई सवाल थोड़ी किया है। नहीं शुरू हो जाएंगे जो है वो सवाल शुरू हो जाएंगे, फिर मैं गाड़ी आप अपने आप को देखिए ना, फोन आपने सवाल किया करता हूं, मैं फोन गाड़ी में सवाल इनको ऐसे बिल्कुल नहीं होगा। उन्होंने कहा कि पूरा साइड इनको डिपोर्ट अरे चिंता मत करो, जगोटिया साहब जो है वो डॉक्टर जितेंद्र सिंह जो है वो आज आपको कुछ नहीं कहेंगे, ना ही सच शर्मा साहब कुछ कहेंगे, ना ही सुनील शर्मा साहब कुछ कहेंगे। इतना जो है बदलने की क्या जरूरत है? अपनी बारी का जो है वो इंतजार कीजिए। अपनी बार आपका दिमाग खराब हो गया है, आपका दिमाग इसलिए खराब है क्योंकि पीडीपी में तो सेल्फ रूल की बात किया करते थे। मुझे बताइए कि जब आप पीडीपी में थे तो सेल्फ रूल को जो है वो समर्थन किया करते थे कि नहीं किया करते थे? जसवंती साहब आप एक बात बताइए, जब आप जो है पीडीपी की सरकार में वहां गेस्ट हाउसेस में बैठकर जो है बड़ा सत्ता का मजा लूटा करते थे, वहां सरकार के बड़े जो है प्यारे बने हुए होते थे, तब आपका जो ये था राष्ट्रवाद जो दावा कहा था, तब आपका भारतीय जनता पार्टी की नीतियों को लेकर क्या कहना था, तब आपका जो था इन सारे विचार को लेकर क्या कहना था, तब आप जो थे वो सत्ता के मजे लूट रहे थे। आज आप बात कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की, जब भारतीय जनता पार्टी
की पावर आई तो आप पावर से जो है यहाँ शिफ्ट हो गए। आप जैसे जो लोग होते हैं वो पावर के साथ जो है वो पावर के साथ जो है वो इधर से और इधर होते रहते हैं। कल अगर जब आपको लगेगा कि भारतीय जनता पार्टी जो है आपको लोग सुन रहे हैं, आपको लोग देख रहे हैं, इस तरह का फिश मार्केटिंग वाला करोगे तो मुझे लगता है कि मुझे डिबेट ही रोकनी पड़ेगी। एक एक करके बोलिए। डॉक्टर साहब अब ना साहिल का अवसर है, साहिल के बाद आपको पूरा मौका दिया जाएगा। ऐसे डिबेट डिरेल हो रही है, क्या फायदा? सारे लोग आपको देख रहे हैं और फिर वो आंकलन करते हैं कि किस तरीके से कौन बोल रहा है और लोगों तक कुछ पहुंच नहीं पा रहा है। जी साहिल, अभिजीत जी। हाँ, राजेश जी ने जयचंद को आना दिखाया और जयचंद के पेट में दर्द हो गया। देखिए आप जयचंद के पेट में दर्द हो गया। अभिजीत जी ने आईना दिखाया। अभिजीत जी जैसे जयचंदों के कारण हिंदुस्तान का हाल हुआ। राजेश जी ने जयचंद को आईना दिखाया। जयचंद देखिए कैसे चल रहा है। देखिए जयचंद कैसे चल रहा है। देखिए जयचंद कैसे चल रहा है। देखो जयचंद को, अरे लोगों देखो जयचंद आप मेरी रिक्वेस्ट मानिए। हिंदुस्तान का ये हाल हुआ। साहिल जी आप एक मिनट चुप कर रहिए। साहिल जी इनको बोलने कितना बोल रहे हैं, कितना बोल सकते हैं? जयचंदों को अरे आप जैसे लोग जो है असली जयचंद आप जैसे लोग हैं, आप जैसे लोग तो वही है ना जिन्होंने कहा था कि जम्मू कश्मीर जो है वो भ्रष्टाचार का अड्डा बना हुआ है और लूट का सारा पैसा जो है डॉक्टर जितेंद्र सिंह की जेब में जाता है। याद है कि नहीं याद है? मुझे एक बात बताइए, उस समय जब आप ही की पार्टी के नेताओं के ऊपर जब आरोप लग रहे थे तो उस समय जयचंद कौन था? तब आपको जो है वो याद नहीं आ रहा था कि जयचंदों का राज नहीं चलेगा। इलियाना उमर नहीं चलेगी। सत्ता के लोग ही लोग हैं। उमर नहीं चलेगी, इसलिए नहीं चलेगा। जयचंद नहीं चलेंगे। जयचंद नहीं चलेंगे। सिर दर्द होता है जयचंदों से। जयचंदों से सिर दर्द होता है। जयचंद नहीं चाहिए। जयचंद नहीं चाहिए। जयचंद से तौबा कर ली मेरे देश ने। मेरे देश ने जयचंदों से तौबा कर ली। जयचंद नहीं चाहिए। साइकेट्रिक नहीं चाहिए। साइकेट्रिक पेशेंट नहीं चाहिए। जयचंद नहीं चाहिए। जयचंद नहीं चाहिए हमारे को। हमने जयचंदों के कारण 200 साल हिंदुस्तान गुलाम रहा। जयचंदों के कारण 200 साल हिंदुस्तान गुलाम रहा। इन जयचंदों के कारण 200 साल हिंदुस्तान गुलाम रहा। अब जयचंदों को नहीं काम करने देंगे। अब हम जयचंदों को नहीं चलने देंगे, ना जयचंदों को बोलने देंगे। 200 साल जयचंदों के कारण हमने 200 साल जयचंदों के कारण सफर किया है। 200 साल जयचंदों के कारण सफर किया है। सुनो भाई जयचंद, अरे सुनो रे जयचंद, अरे सुनो रे जयचंद, अरे जयचंद सुनो, अरे जयचंद सुनो। 200 साल तुमने देश को पीछे धकेला और मोदी जी देश को आगे लेकर जा रहे हैं। चलेंगे 200 साल तुमने देश को पीछे धकेला। 200 साल तुमने जयचंद, सुन में जयचंद, सुनो में जयचंद, अरे सुनो में जयचंद, 200 साल तुमने मेरे देश को पीछे धकेला, गुलाम बनाया। अब जयचंद नहीं चलेंगे। राजेश जी, अब जयचंद नहीं चलेंगे। राजेश जी अब आपको अध्यक्ष का पद मिला है और हमने देखा है 1989 के बाद, पलायन के बाद जम्मू कश्मीर के मंदिरों को बड़ी क्षति पहुंचाई गई है, चाहे वो आतंकवादी हो, चाहे अलगाववादी हो, या कुछ ऐसी सोच के। अब आप अध्यक्ष बने हैं, पहले कार्यकारी अध्यक्ष थे, अब क्या आपका रोड मैप रहेगा कि उन मंदिरों का रेनोवेट किया जाए, उन मंदिरों की जमीन वापस ली जाए? राजेश जी। मैं सबसे पहले तो वर्तमान प्रशासन जो राज्य उपराज्यपाल प्रशासन है उसको धन्यवाद करूंगा कि इन्हीं के टेन्योर में 2019 के बाद ये जो प्रॉपर्टी हमारे जो डिस्प्लेस्ड लोग हैं और जो हिंदू टेम्पल्स हैं उनको लेकर के एक एक्ट एग्जिस्टेंस में आया जी। और उस एक्ट के तहत बहुत सारे हमारे जो कश्मीरी हिंदू भाई हैं जो वहां से माइग्रेट होकर के वहां से यहाँ आए थे या दूसरे जगहों पर गए, उस अनप्रेसिडेंटेड सर्कमस्टेंसेस में, अनप्लेजेंट सर्कमस्टेंसेस में उन्होंने पोर्टल के ऊपर अपनी ग्रीवेंसेस भी डाली हैं, उन पर कुछ ना कुछ कार्रवाई शुरू हुई है। मैं आशा करता हूं कि ये जो वर्तमान में चाहे वो कम वोटों से सरकार बन गई है, लेकिन जैसी लोकतंत्र की व्यवस्था है, वोट तो भारतीय जनता पार्टी को ज्यादा मिले थे लेकिन सरकार कोई दूसरी बन गई, उस व्यवस्था को भी हम स्वीकार करते हैं। वो उस कार्य के अंदर कोई विघ्न नहीं डालेगी क्योंकि न्यायालय ने भी उस प्रक्रिया को एंडोर्स किया है। जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय के द्वारा बहुत सारे मंदिरों को दोबारा पुनर्स्थापित करने के लिए भी कई जगह पर आदेश, उनकी व्यवस्थाएं ठीक करने के लिए जारी किए गए हैं। बहुत सारी ट्रस्ट को पुनर्जीवित किया जा रहा है और बहुत सारी ऐसी संस्थाएं हैं
जो जम्मू कश्मीर के बाहर से आकर के इन मंदिरों के पुनरुत्थान में, जीर्णोद्धार में अपना सहयोग कर रही हैं, करना चाहती हैं, और आशा करता हूं कि इस तंत्र में उनको पूरा सहयोग और कंजीनियल एटमॉस्फेयर मिलेगा। जी। दूसरी बात यह है जी। कि मैं इस डिबेट में सुन रहा था तो मुझे एक चीज समझ में आ रही थी कि एक राजनीतिक आइडियोलॉजी है जिसको अंग्रेजों ने अपने रिप्रेजेंटेशन के तौर पर एओ ह्यूम ने शुरू किया था, और वर्तमान में भी कुछ साल पहले मैंने देखा कि भारत के जो मुल्क जिनके साथ हमारा अच्छा रिलेशन नहीं है, जैसे कि चाइना, पहली बार पूरे विश्व में ऐसा हुआ कि एक राजनीतिक पार्टी ने चाइना की गवर्नमेंट के साथ जाके आपसी सहयोग का समझौता किया कि, और वो उस वक्त किया जब चाइना के साथ हमारे रिलेशंस अच्छे नहीं थे। तो ऐसी राजनीतिक पार्टी के प्रवक्ता अगर आकर के आपकी डिबेट को डिस्टर्ब करते हैं तो मुझे लगता है कि कोई इसमें कोई आश्चर्यजनक बात नहीं है, क्योंकि उनके पास लॉजिकल कहने के लिए कुछ नहीं होता। दे कैन नॉट प्रेजेंट एनीथिंग विच इज एक्सेप्टेबल टू सोसाइटी। वो हर जगह रिजेक्ट होते हैं। लेटेस्ट इलेक्शन दिल्ली में हुए हैं, बहुत अच्छा स्कोर उनको आया, आर्यभट्ट ने आविष्कार किया, इन्होंने एंडोर्स किया, शून्य। तो कई जगह ये शून्य करते हैं। इनके जो आइडियोलॉग हैं उनको, मैं पार्लियामेंट में एक डिबेट सुन रहा था, हर तीसरे दिन उनको रीलॉन्च किया जाता है। तो रीलॉन्चिंग की प्रक्रिया के बावजूद वो कहीं पे भी वो सेटलाइट चल नहीं रहा। तो मेरा ऐसा मानना है कि इस आइडियोलॉजी को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, सॉरी, भारत की जनता ने, जम्मू कश्मीर की जनता ने, और इवन उनके अपने जो कलीशन पार्टनर हैं, उन्होंने चुनाव की प्रक्रिया के दौरान ही रिजेक्ट कर दिया था। उन्होंने कहा कि आप भाई साहब वापस चले जाएं दिल्ली, हमें अपना इलेक्शन लड़ने दीजिए। तो मैं समझता हूं कि इससे ज्यादा, जिसको कहते हैं कि साइटेशन ही मैं कहूंगा, मैं साइटेशन से कम क्या कहूं, ये ऐसे आदमी को तो ऐसी ही साइटेशन मिल सकती है। तो ऐसी साइटेशन मिलने के बाद किस मुंह से ये लोग डिबेट्स में आ जाते हैं, और उसके बाद एक हेल्दी डिबेट को सिर्फ शोर से डिस्टर्ब करने की कोशिश करते हैं। मुझे लगता है मुझे लगता है साहिल थोड़ा जी सा अपने चैनल में कोई फिल्टर साहिल जी सभ्य भाषा में आहिस्ता और सब आहिस्ता से प्यार से चाइना के साथ जोड़कर चाइना के साथ जोड़कर जो है वो बात की कि भाई उनकी सरकार के साथ ऐसे समझौता कर सकते हैं। देखिए, आरोप प्रत्यारोप जो है वह राजनीति में जो है वो चलते ही हैं। इसमें क्या गलत आरोप है? डोकलाम के समय क्या राहुल गांधी चाइनीज अरे मेरी बात सुनो, वो आपका जो राम माधव जी जो है वो चाइना की यात्रा कर रहे थे, तो क्या चाइना के साथ जाकर जो है अंदरूनी तौर पर समझौता कर रहे थे? अरे आप लोगों का जो प्रधानमंत्री है 20 जवानों की शहादत के बाद कहता है कि ना कोई गुस्सा है ना कोई आया है, तो क्या प्रधानमंत्री ने अपने 20 जवानों की शहादत का जो है वह समझौता कर दिया है? आपके राजनाथ सिंह जी ने अभी बयान दिया कि भाई सहजो सीमा पर जो है कोई टेंशन वाली बात नहीं है। देखिए, आर्मी का जनरल कह रहा है कि हमारी टॉक्स चल रही है, डी एस्केलेशन की बात हो रही है। तो क्या देश के गृह मंत्री, जो देश के जो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी हैं, उन्होंने क्या जो है वो समझौता जो है वो कर लिया है? तो चीनियों को सौंप दो, ये नेहरू जी ने कहा था ना, भूल गए आप? कि प्रधानमंत्री जब कहता है कि ना कोई घुसा है ना कोई आया है, तो क्या प्रधानमंत्री ने जो है वो समझौता कर लिया? क्या प्रधानमंत्री जी ने चाइना के साथ अपने जानों की शहादत, जवानों की जो शहादत हुई, कोई इंटरनल जो है आपकी डील होगी? चाइना का एक डेलीगेशन जो है वो आरएसएस के मुख्यालय में जाता है। वो आरएसएस के मुख्यालय में जाकर जो है वह मोहन भागवत और बड़े बड़े नेताओं से मिलता है। क्या आरएसएस ने इंटरनल जो है चाइना के साथ कोई सेटिंग कर ली है? इस बात का जवाब दीजिए कि आरएसएस और चाइना का जो है वो क्या समझौता हो गया है? आरएसएस और चाइना का क्या समझौता हुआ है? जो चाइना का डेलीगेशन जो था वो आरएसएस के मुख्यालय में गया। आपके राम माधव ने जो है हमारे जवानों की शहादत के बाद जो है वहां पर जो है विजिट किया, उसका जो है समझौता था। आप लोगों को जो है बताते हैं कि क्या प्रकाश करात ने एग्जैक्टली क्या कहा था। प्रकाश करात ने एग्जैक्टली क्या कहा था वो मैं आपको बताता हूँ। देख सुनिए। करोड़ों लोग बेरोजगार हैं हमारे देश में। जो खेती करने वाले सबसे बड़ी आबादी है वो भारी संकट में है, और हमारे देश में अभी
नए कानून ले आ रहे हैं, लेबर कोड, 4 लेबर कोड अभी ले आ रहे हैं मजदूरों को दबाने के लिए, उनके संगठन बनाने के अधिकार को खत्म करने के लिए। ये 4 लेबर कोड 31 मार्च को लागू होने वाला है। तो इस सब के खिलाफ संघर्ष करने की जरूरत है और हमारी पार्टी मजदूर, किसान, खेतिहर मजदूर, बाकी जितने भी मेहनत कर जनता है, उनको ये मोदी सरकार की जो जन विरोधी नीतियां हैं, जनवाद पर हमला है, सेक्युलरिज्म पर हमला है, संघवाद पर हमला है, इस सब के खिलाफ लामबंद करेंगे। और जैसे ये 4 लेबर कोड के खिलाफ हमारे देश के तमाम केंद्र जो ट्रेड यूनियंस हैं, उन्होंने फैसला किया है कि मई महीने में पूरे देश में आम हड़ताल करेंगे इस मजदूर विरोधी कानून के खिलाफ। कहीं देखा आपने किस तरीके से उन्होंने कहा है कि कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर में सभी पावर्स एलजी के पास हैं और इसीलिए कहीं ना कहीं जिन जगहों पर, जिन यूटीज में ये पावर्स एलजी के पास रहती हैं, वहाँ विकास में हर्डल क्रिएट किया जाता है। राजेश जी, आपका जवाब ये देंगे साहिल जी, और मैं रिक्वेस्ट करूंगा अभिजीत जी से, डॉक्टर साहब से, कि आप इंटरवेन ना करें। देखिए, मैं नहीं, आप पहले मेरी 2 डिमांडें पूरी कर दें, फिर मैं बात करता हूँ। शुरुआत कौन करता है? शुरुआत कौन करता है? सैरिडन की टैबलेट, दूसरा साइकेट्री हॉस्पिटल की गाड़ी, दोनों हमें बड़ी इंपॉर्टेंट है। मुझे प्रूव कर दें कि दोनों होगी और इनका आप रिपोर्ट कर रहे हैं। इस डिबेट के बाद इनको रिपोर्ट कर रहे हैं। पहले भी पिछली बार मेरी डिमांड थी, अभी तक गुलिस्तान ने मेरी डिमांड नहीं मांगी है। अभी तक गुलिस्तान ने मेरी इन जयचंदों को, इन जयचंदों के लिए सोचा है, इन जयचंदों के लिए आपने क्या सोचा? और विनोद जी, मेरी आपसे भी रिक्वेस्ट है, इस डिबेट के बाद आप कुंभ स्नान जरूर कीजिएगा। मेरी विनोद जी आपसे भी रिक्वेस्ट है, विनोद जी मेरी रिक्वेस्ट है कि इसके बाद कुंभ स्नान जरूर करिएगा। वो डिफेंड नहीं कर पाते, आप ढंग से डिफेंड नहीं कर पाते। अरे आपको कोई नहीं कहेगा, चिंता मत कीजिए। जो बाहर से लोग, सुनिए, जो भारतीय जनता पार्टी में बाहर से कचरा गया होता है ना, उसको वो इतनी जल्दी जो है वो कुछ नहीं देते। आप जैसा जो कचरा है ना, कुंभ स्नान के लिए जाना पड़ता है जयचंदों के साथ बैठकर। आप जैसे जयचंदों के साथ बैठता तो मुझे फिर से कुंभ स्नान जाना पड़ता। ये तो अच्छा कि मैं पहले कुंभ स्नान कर रहा हूं, आज आपके स्टूडियो नहीं आया हूं। आपके स्टूडियो में नहीं है, वरना जयचंदों के साथ बैठने के बाद मुझे कुंभ स्नान करने जाना पड़ता है। फिर से गंगा नहाने जाना पड़ता है जयचंदों के साथ बैठने के बाद। इसलिए मेरी किस्मत बड़ी अच्छी लगी विनोद जी, सुबह की फ्लाइट पकड़ के आप जाए प्रयागराज और कुंभ स्नान करें। ऐसे जयचंदों के साथ बैठने के बाद जो है आप समझ सकते हो कि हर एक चीज खतरे में आ जाती है। ऐसे जयचंदों के साथ बैठने के बाद हर चीज जो है वो खतरे में आ जाती है। इसलिए विनोद जी मेरी रिक्वेस्ट है, आप कुंभ स्नान करके आए। विनोद जी से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप कुंभ स्नान के लिए जाएं। आज आपका धर्म भ्रष्ट हो गया ऐसे जयचंदों के साथ बैठने की वजह से। ऐसे जयचंदों के साथ बैठने की वजह से आज आपको प्रॉब्लम हो गई है। ऐसे जयचंद जो आपने बिठाए आज स्टूडियो में, ऐसे जयचंदों की वजह से आपको कुंभ स्नान के लिए अब जाना पड़ेगा फिर से। मेरी तो किस्मत अच्छी है कि मैं पहले कुंभ स्नान करा। ऐसे जयचंदों के साथ तो मुझे क्या करना पड़ता है? चीनियों को अपना देश बेचते हैं। मैसेज आया है राजेश जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जो बाहर से आए होते हैं राजेश जी, ये मैसेज मुझे व्हाट्सएप पे आया है। कोई मुझे लिख रहा है कि राजेश जी ने डिपोर्टेशन को टेररिज्म के साथ जोड़ा है, जैसे पाकिस्तानी अपने टेररिस्ट को ऑन नहीं करते, इस तरीके से जोड़ा है। देखिए, मैं एक सवाल इस पे और जोड़ लीजिएगा। ये देखिए, ऐसे जयचंदों ने जिन्हें चीनियों को अपनी भारत माता बेची हो। राजेश जी, राजेश जी, आप क्यों चिंता कर रहे हो? आपका नंबर बड़ा लेट लगेगा। आप जितना बोलने की कोशिश कर लीजिए। आप जैसे लोग जो है वो कचरा है, तो कचरे को वो पूरा फिल्टर करते हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी अपनी सत्ता के हिसाब से, भारतीय जनता
पार्टी जो है जब उनको सत्ता मिलानी है पाकिस्तानी टेररिस्ट जो मरते हैं उनको वो ऑन नहीं करते हैं, वो किसी ने आपत्ति जताई है, कचरा होता है, किसी ने व्हाट्सएप करके आपत्ति जताई है। मैं कहूँगा चलिए राजेश जी बोलिए। ऊपर तो आरोप है आपने पैसे लेता रहा प्रवक्ता के रूप में वो संतुल की बात की देश का, मुझे बताइए जसवंत साहब ये बताइए कि आपने जो है वो संतुल की बात की नहीं? राजेश जी बोलिए, आप बोलिए। वो हिंदू की बात की नहीं? आपने जो है आतंकवादियों के परिवारों को जो है राजेश जी की वॉइस को उसकी बात की नहीं? आपने प्ले किया जाए, राजेश जी की वॉइस को प्ले किया जाए इनको। आपने एक समय में जो है चलिए चाहिए उसकी वकालत की नहीं की? चलिए राजेश जी वो बाहर से आए हुए जी राजेश जी सुने आप मेरी बात। मैं जो कहना चाहता हूं, किसी के समझने में अगर फर्क आया है वो ये है कि भारत के नागरिक जो हैं अगर किसी भी माध्यम से विदेश गए हैं और वो प्रक्रिया ठीक नहीं थी और उस कंट्री ने उनको आइडेंटिफाई करके वापस भारत में भेजा है और भारत सरकार ने भारत के नागरिकों को स्वीकार किया है और सिंपैथेटिकली उनको रिसीव करके उनके घरों में पहुंचाया है, तो भारत की सरकार का एक उन्होंने अपना फर्ज निभाया है। और वेयर एज मैं उसको कंपेयर कर रहा था, मैंने जो कंपैरिजन किया है वो इस ढंग का कंपैरिजन नहीं था। मैंने कहा था कि भारत की सरकार ऐसी सरकार नहीं है कि बांग्लादेशी या पाकिस्तानी नागरिक जो हैं वो अवैध रूप से भारत में आ जाते हैं और कुछ जिसको कहते हैं कि असामाजिक कृत्य भी यहाँ पर करते हैं और उसके बाद उनकी सरकारें कहती हैं वो हमारे थे ही नहीं। भारत का कोई भी नागरिक कहीं पर भी है, भारत सरकार रिस्पॉन्सिबली उनको ओन करती है, दुख तकलीफ में उनके साथ है, तो ये एक अच्छी बात है। ये भारत अन्य मुल्कों की तरह नहीं है, एक नया जिसको कहते हैं नया भारत मैं कहूं और मोर रिस्पॉन्सिबल भारतवर्ष, ये उसका उदय हो रहा है। और अगर नागरिक यहाँ आए हैं, भारत सरकार ने उनको लिया है, उनके घरों में भेजा है और मुझे लगता है कि आगे से भारत के नागरिकों को कोई गुमराह करने की कोशिश नहीं करेगा। जिस तरह से पंजाब का आ रहा है कि कुछ एजेंट्स ने उन नौजवानों को गुमराह करके वहां भेजा है, वो उन एजेंट्स को आइडेंटिफाई किया जाना चाहिए और इस तरह की चीजों को हमें देखना चाहिए। दूसरा ये है कि ये जो प्रकाश करात जी का आपने बयान उसमें अपने टीवी में चलाया है, मेरा ये मानना है कि एक अंग्रेजी में कहावत है स्टॉर्म एंड टी कप, वो जो तूफान था वो सिर्फ वो अग्रवाल धर्मशाला के अंदर जो 150 लोग बैठे हुए थे उन्हीं में तूफान था। अब वो कहीं से बाहर से उनको बुला लिया है, जहां का उनका गृह प्रांत भी है वहां भी उनको कोई पूछ नहीं रहा। जम्मू कश्मीर क्या करने आए, यहाँ कोई फुटिंग नहीं है, यहाँ उस राजनीतिक विचारधारा का कोई टेकर नहीं है, वो इकट्ठा नहीं कर सकते कहीं से कमरे के अंदर। आपकी बात बिल्कुल, लेकिन ये पीडीपी से लोगों को लाना बंद कीजिए। जो एक समय में जो है वो जो है सेल्फ रूल की बात करते हैं, मेरी बात सुनिए, एक समय में सेल्फ रूल की बात करते हैं, एक समय में लिविंग टच की बात करते हैं, एक समय में जो है आतंकवादियों से बातचीत की बात करते हैं, एक समय में पीडीपी के प्रवक्ता के रूप में जो है डंके की चोट पर जो है पीडीपी के एजेंडे को जो है वो सपोर्ट करते थे। आज वो देखिए प्रवक्ता बन के यहाँ बैठे हुए हैं, क्योंकि सत्ता के साथ रहना ऐसे लोगों का जो है वो मिजाज होता है। सत्ता के साथ रहना जो है ऐसे बांग्लादेशियों और रोहिंग्यास को बाहर निकालने के लिए बीएचपी क्या करेगी? आप रोहिंग्यों को यहाँ से बाहर निकालने की बात करें, आज रोहिंग्यों को बाहर निकालने की बात करें, सबसे पहले राहुल गांधी, उसके बाद यहाँ पर ये ऐसे लोगों की कहीं कोई आइडियोलॉजी नहीं है। जब पावर आएगी, जब जिसकी सत्ता उनको बाहर निकालने की प्रक्रिया को तेज किया जाए, जिन लोगों को डिटेंशन सेंटर्स वगैरह में भी रखा है उनको जल्दी से बाहर निकाला जाए। मुझे ऐसा लग रहा है कि उसमें प्रॉब्लम ये आ रही है कि जिस तरह से भारतवर्ष ने अपने नागरिकों को ऑनरेबली स्वीकार किया है, वो लोग क्योंकि पार्टी है उन नागरिकों को अवैध रूप से यहाँ भेजने में, तो मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं वो स्वीकार करने में थोड़ी सी देर लगा रहे हैं या क्या प्रक्रिया है, मैं उस टेक्निकल सारी चीजों को नहीं समझता हूं। लेकिन हम प्रतिबद्ध हैं, सरकार भी प्रतिबद्ध होनी चाहिए है, और लेकिन प्रक्रिया में तेजी चाहिए, ये मैं आपके सामने कह रहा हूं। चलिए, समय इजाजत नहीं दे रहा है। राजेश जी बहुत बहुत शुक्रिया, अभिजीत जी बहुत बहुत शुक्रिया, साहिल जी बहुत बहुत शुक्रिया। दर्शकों, आप बने रहिए देश दुनिया की खबरों के लिए और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।